तो हमने नाइट्रोजन का देख लिया। अब हम लिखिए नेक्स्ट ऑक्सीजन का, लिखिएगा। तो ऑक्सीजन का हमें पता है 21%, इसका कंपोजिशन है। नेक्स्ट लिख लीजिए, बाय कंबाइनिंग विथ other elements, by combining with other elements to form important compounds such as ऑक्साइड्स एक्सेट्रा। तो बहुत से ऑक्साइड बनाता है और जिसमें हमें ओर के रूप में, जैसे आयरन ऑक्साइड यानी इसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, कॉपर का, ये सब क्या है, ये सब ओर के रूप में हमें मिलते हैं और उसी से हम लोग फिर क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें, इसेंशियल फॉर कंबशन। नेक्स्ट लिखिए, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस O2 बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बनाते हैं और वही ऑक्सीजन हमें मिलता है और फिर अलग अलग फॉर्मेट में वो हम लोग उसको, मतलब एटमॉस्फेयर में वो अलग अलग चीज में यूज होता है। ऑक्सीजन के बाद अगला है CO2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी हमें पता है 0.03%। इसके बारे में लिख लीजिए क्या क्या है, लिखिए, इट इज मेटियोरोलॉजिकली ए वेरी इम्पॉर्टेंट गैस as it is transparent to incoming solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial रेडिएशन। यानी कि सिंपल सा मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये है आपका अर्थ सरफेस, ये क्या है, ब्राउन कलर का जो आपको बताया गया, ये आपका अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस के चारों तरफ क्या होगा, ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर की लेयर। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर की लेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, होने को तो नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टन, जेनॉन सभी हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मेन काम क्या है, वो क्या करती है कि जब आपके यहाँ सन से क्या है, रेडिएशन आती है तो ये आने देती है। रेडिएशन जब सन से आती है तो ये आने देती है, लेकिन जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो इस रिफ्लेक्शन को ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक होके जब ये वापस जाती है तो इस रिफ्लेक्शन को ये रोक देती है। इसी रोकने की वजह से, यानी रिफ्लेक्ट होके जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी रिफ्लेक्ट होके जब ये जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल में धरती, अर्थ पर जो कुछ है उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब जाती है तो इसी को ये क्या करती है,
रोक देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसी वजह से क्या होती है, हमारी अर्थ हीट होती है। यानी कि हमें जो गर्मी का एहसास होता है, जो हम कहते हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है या क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है CO2 के अधिक होने से, तो जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक्चुअल में अर्थ की जो हीटिंग होती है वो इसी तरह से होती है कि जो रेडिएशन लौट के जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है उस हीट को। इसीलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा हीट को वो एब्जॉर्ब करेगी। और हमने क्या देखा कि जब हम थे स्टार्टिंग में तो क्या था, 0.036% था, लेकिन आज ये कितना हो गया, 0.4%। यानी कि अगर 0.04% बढ़ा क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो यानी पूरे एटमॉस्फेयर मिला के बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ चुकी है। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि हमारी अर्थ जो है वो जितनी तेजी से गर्म होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा तेजी से गर्म हो रही है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लौटने वाली जो रेडिएशन है, यानी अर्थ से टकराने के बाद जो सन रे लौटती है उस सन रे को एब्जॉर्ब करती है। और जब सन रे का मतलब है हीट, तो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यही मैंने लिखा कि ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो देखिए सोलर रेडिएशन आ गया तो जहां से लाइट पार कर जाए वो ट्रांसपेरेंट है, और जहां से लाइट नहीं पार करे उसको क्या कहते हैं, ओपेक। तो देखिए आउटगोइंग के लिए क्या है, ओपेक है। तो आउटगोइंग वाले को रोक लिया इसने, जाने नहीं दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इट इज लार्जली, लिखिएगा इट इज लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द greenhouse effects and helps in keeping the earth warm during night। तो नाइट क्या, जैसे जब मान लीजिए नाइट का मतलब क्या हुआ कि सन रे नहीं है। जब सन रे नहीं है तो हमें हीट नहीं आ रही है उस हिस्से में, तो क्या है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ने जो हीट एब्जॉर्ब करके अपने पास रखी है वही हीट क्या करती है, हमें बचा देती है। यानी कि रातें बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होंगी। अगर ये चीज़ नहीं होती, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कहते हैं हीट को एब्जॉर्ब यानी कि रेडिएशन को, और एब्जॉर्ब यानी कि हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती, तो सनलाइट ख़त्म होते ही क्या हो जाती, इतनी ठंडी पड़ जाती कि चारों तरफ बर्फ जम जाता। ठीक है, तो वो कैसे, वो इसी की वजह से बच जाता है। आगे इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे, आगे और डिटेल में इसको हम लोग जानेंगे जब हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट और हीट बजट वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ और अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यूज्ड बाय plants for photosynthesis used by plant by photosynthesis for making their food, CO2 is
considered, CO2 is considered to be very important factor in heat एनर्जी बजट। ये मैं आपको हीट बजट पढ़ाऊंगा आगे, वहाँ आपको ये क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी हीट बजट को बताऊंगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ये पूरा अपने आप में एक टॉपिक है हीट बजट, वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। अभी बस आप इसको लिख कर रखिए कि हाँ वहाँ पर इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ तक लिख लिया हो तो अब इसके आगे इसको रब करके लिखूँ। उसके बाद नेक्स्ट है ओजोन, O3। तो O3 ओजोन जो है इसका है 0.00005%। ओजोन जो है O3 उसका है 0.00004 बार 0 उसके बाद 5%। ये क्या काम करता है तो लिखिएगा, इट इज बिटवीन 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड। तो हमारे अर्थ से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। जैसे अगर ये आप अभी आगे बताऊंगा स्ट्रक्चर तो वहाँ आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट द concentration of ozone are mainly found। हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत कम मात्रा में है, और वैसे तो होने को तो वैसे ही बहुत कम मात्रा में, उसमें भी सरफेस पे निग्लिजिबल है। मेन 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की हाइट पर ये मिलता है। और इसका काम क्या है, तो ये बहुत बड़ा काम करता है, और वो है blocks harmful ultraviolet रेडिएशन। तो जो अल्ट्रावायलेट हमारे सन से बहुत तरह की क्या आती हैं, रेज आती हैं, उसमें जो बहुत छोटी रेज होती हैं वो अगर हमारे तक पहुँचे तो क्या करेंगी, वो अलग अलग बीमारियों का कारण बन जाती हैं। जिसमें सबसे बड़ी बीमारी स्किन सबसे पहले उसको टच करेगी, तो स्किन पर जब वो गिरती है तो वो स्किन कैंसर का काम कर जाती है। तो ऐसी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से को कौन रोकता है, ये ओजोन रोकता है। इसलिए ओजोन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ओजोन लेयर या ओजोन की मात्रा कम हो गई तो फिर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आने लगेंगी, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगी तो फिर क्या होगा, सबको स्किन कैंसर की बीमारी बहुत तेज़ी से होगी और मौत भी होती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला कंपोनेंट है वो है वाटर वेपर। वाटर वेपर, अब जो इनर्ट गैसेज हैं उनको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पर ये वाटर वेपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वाटर वेपर, ठीक। इसके बारे में लिख लेते हैं, तो लिखिएगा मोस्ट वेरिएबल कंपोनेंट, मोस्ट वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द atmosphere constituting between 0.2% to 4%। ये क्या है, ये वाटर वेपर यहाँ 0.2% से लेके 4% तक की मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा मौजूद रहता है, ठीक है। इसी वाटर वेपर की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो आज क्या वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे
ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सारा कंसेप्ट हम लोग आगे देखेंगे। देखिए तो 0.024% क्या ऑफ द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो लिखिएगा इन कोल्ड, ड्राई एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स रेस्पेक्टिवली। तो जहाँ आपको ह्यूमिडिटी पढ़ाऊंगा वहाँ आपको ये सारे टर्म क्लियर करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 90% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, 90% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमोस्फेयर, एटीएम का मतलब एटमोस्फेयर, exists within 6 kilometer of surface of the earth। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी वाटर वेपर है वो वाटर वेपर अर्थ सरफेस से लेकर 6 किलोमीटर की हाइट तक है। यानी कि अगर ये अर्थ सरफेस है तो वाटर वेपर जो है वो इस अर्थ सरफेस से लेकर 6 किलोमीटर की हाइट तक 90% क्या है, वाटर वेपर है। इसके ऊपर वाटर वेपर की मात्रा कम हो जाती है, मतलब लगभग ना के बराबर, और 6 से 7 किलोमीटर की हाइट पर ही बादल, मैक्सिमम हाइट वाले बादल बनते हैं, उसके बाद बादल नहीं बनते हैं। तो वो इसी वजह से कि 6 से 7 किलोमीटर के बाद वाटर वेपर नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वाटर वेपर इज द सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्या, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर यानी कि से कोई चीज़ जब नीचे गिरती है तो उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन के रूप में देखते हैं। जैसे जब क्लाउड से वाटर के फॉर्म में गिर रहा है तो उसको हम लोग रेनफॉल कहते हैं। जब वही क्या बर्फ के गोले यानी कि बड़े बड़े गोले के फॉर्म में गिरता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेल स्टॉर्म, यानी कि क्या कहते हैं, ओले पड़ना। और जब वही पतले पतले स्नो के क्रिस्टल के फॉर्म में गिरते हैं, जैसे रुई का फुहारा, फुहासा के रूप में, तो उसको हम लोग कहते हैं स्नोफॉल। तो इस तरह से जब क्लाउड से अलग अलग फॉर्मेट में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो प्रेसिपिटेशन के जनरली 3 तरीके होते हैं, होने को तो और भी है, जैसे वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन वैसे अगर वाटर के फॉर्म में है तो रेनफॉल, अगर बर्फ के टुकड़े के रूप में है तो हेल स्टॉर्म, और अगर वो फुहासे क्रिस्टल फॉर्म में है तो उसको स्नोफॉल के रूप में देखते हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन जो होता है, चाहे बारिश हो चाहे स्नोफॉल हो, ये सब किसकी वजह से होता है, इसी वाटर वेपर की वजह से ही होता है। और ये ठीक है, और ये भी वाटर वेपर क्या काम करते हैं तो लिखिएगा इट एब्जॉर्ब्स not only the long wave terrestrial radiation but also a part of incoming solar
रेडिएशन। तो ये जो वाटर वेपर है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्रीन हाउस गैस का काम करती है कि जो सन रे आती है, क्या, जैसे ये अर्थ सरफेस है, क्या है, अर्थ, ये अगर अर्थ सरफेस है तो इस अर्थ सरफेस के चारों तरफ क्या है, वाटर वेपर, और वाटर वेपर क्या है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो यहाँ पर ये क्या है, ब्लू ब्लू सब वाटर वेपर है। तो वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड तो सिर्फ जाने वाले को एब्जॉर्ब कर रही थी, ये तो आने वाले को भी एब्जॉर्ब करती है और जाने वाले दोनों को एब्जॉर्ब करती है। तो वाटर वेपर जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर के ज़्यादा होने से टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और वाटर वेपर के कम होने से टेम्परेचर कम बढ़ेगा। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से, जब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ने की वजह से, मीथेन के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो पानी का वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन, वो भी बढ़ेगा। और हमें पता है कि 75% हिस्से पर पानी है, यानी समुद्र का पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। जब इवेपोरेशन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, यानी कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का परसेंटेज बढ़ गया। और जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को और बढ़ा देगा, क्योंकि वो आने वाली रेंज को भी एब्जॉर्ब करेगा और जाने वाले को भी एब्जॉर्ब करेगा। तो थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट पड़ने, हाँ, तो CO2 बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, जाने वाली ये जो रेस थी ये एब्जॉर्ब हो गई, तो टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। इवेपोरेशन बढ़ने से वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ा, और जब वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ा तो वो दोनों साइड से क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो और ज़्यादा तेजी से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना होता है कि ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को कम करना पड़ता है, यानी ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को हम कम करते हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। यही हम लोग का क्या है, टारगेट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, thus it acts like a blanket allowing the earth neither to become too cold nor too hot। तो क्या होगा, तो ये जो वाटर वेपर है ये अर्थ को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, लेकिन जब मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो नुकसानदेह हो जाता है। तो जितना क्या 0.2 से 4% जितना इसका कंसंट्रेशन या जितना इसकी मात्रा किसने, प्रकृति ने यानी कि नेचर ने फिक्स किया है, जब तक उस मात्रा में है तब तक तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ना ही ये अर्थ को ये ज़्यादा गर्म होने देगा और ना ही अर्थ को ज़्यादा ठंडा होने देगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट बढ़ा देते हैं जिससे कि हीटिंग ज़्यादा होने लगे, तो फिर यही वाटर वेपर हमारे लिए क्या हो जाता है, नुकसानदेह साबित होने लगता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया, तो इसको रब किया जाए। वाटर वेपर के बाद नेक्स्ट लिखिए, जो अगला कंपोनेंट हमें मिलता है वो है हमारे द्वारा पैदा किया डस्ट पार्टिकल्स। हमारे द्वारा भी नहीं, यूँ कहिए कि प्रकृति भी करती है डस्ट पार्टिकल्स को, लेकिन हमने उसको बढ़ा दिया। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं पहले ये समझिए, लिखिएगा। डस्ट पार्टिकल्स की परिभाषा, यानी कि वो चीज़ जिसको साइंटिफिक रूप में हम डस्ट पार्टिकल के रूप में देखते हैं,
जिसको ज्योग्राफर्स या साइंटिस्टों ने या क्लाइमेट पर जो भी रिसर्च करने लोग हैं उन लोगों ने डस्ट पार्टिकल किसको माना है। तो लिखिएगा, दीज आर सस्पेंडेड, these are suspended particles which includes sea salt, comma, fine soil, comma, smoke soot, comma, pollen, ash, एक्सेट्रा। तो गैसेस के अलावा जो भी सॉलिड चीज़ें इस एटमॉस्फेयर यानी इन गैसेज में सस्पेंडेड फॉर्म में हैं, यानी कि वो इन इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि इन गैसेज के साथ वो भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं हवा के साथ, उन्हीं को हम डस्ट पार्टिकल के रूप में कहते हैं। वो नेचुरल भी हो सकते हैं या हमारे द्वारा बनाए गए कृत्रिम मैन मेड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स, POLLEN, पॉलन ग्रेन्स। हाँ, तो कुछ भी सॉलिड, अब जैसे सस्पेंडेड का मतलब क्या, आपने अगर मान लीजिए एक शीशे का ग्लास लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसमें क्या कीजिए, थोड़ी सी मिट्टी डालकर आप उसको घुमा दीजिए, तो क्या होगी, मिट्टी पूरी तरह से पानी में आ जाएगी। वो पानी कैसा दिखेगा, मटमैला दिखेगा। थोड़ा देर छोड़ने के बाद आप क्या देखोगे, जो भी मिट्टी के कण है वो धीरे धीरे नीचे बैठते चले जाएंगे, उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पानी क्या हो जाएगा, साफ हो जाता है पहले के मुकाबले। तो जब आप इनिशियल स्टेज में उसको घुमा देते हो ना, और वो जो डस्ट, वो जो मिट्टी है वो पानी में चारों तरफ उसके कण फैल जाते हैं, उसी को कहते हैं सस्पेंडेड। तो वहां तो वो इतने बड़े साइज के हमें दिख रहे हैं, लेकिन एयर में ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे साइज के हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि मान लीजिए कोई धूल भरी रोड हो और उसके आगे से एक क्या हो, एक कार या ट्रक गुजर गया, तो वो क्या करेगा, वो जब धूल उड़ा देगा तो उसी को क्या कहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। वो क्या होता है, कुछ समय के लिए वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि एयर में बने रहते हैं, फिर धीरे धीरे उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है। तो वही इस हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ सेडिमेंटेड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, जो हमारी आंखों से दिखाई तो नहीं देते लेकिन वो मौजूद हैं। उन्हीं को हम डस्ट पार्टिकल्स के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को मेजर करने का हमने तरीका बनाया, जिसको हम कहते हैं PM या SPM। आप देखते हो कि इसी का यूज करके हम बताते हैं कि कितने हमारे यहाँ पोल्यूशन की मात्रा है, यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है। तो ये जो PM है इसको कहा जाता है एक मिनट बाद, इसको कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि इतना अमाउंट अगर एयर लिया तो उसमें कितने डस्ट पार्टिकल्स के कण मिले, उसी को कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और उन कणों की साइज क्या है, उन कणों की जो डस्ट पार्टिकल मिले उन डस्ट पार्टिकल्स का साइज क्या है, तो उसको हम लोग माइक्रोन में नापते हैं। तो लिखिएगा PM को जब हम बताएंगे तो वो 2.5 माइक्रोन, यानी कि लगभग 2.5 माइक्रोन का मतलब होता है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। इतने छोटे पार्टिकल्स, यानी 1 मीटर का को 10 की पावर 6, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख इस टुकड़ों में काट दीजिए। 1 मीटर को 1 लाख टुकड़ों में काट दीजिए। ठीक है। तो ये मिलेगा आपको पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
मोस्टली concentrated in lower layers of एटमॉस्फेयर। तो लोअर लेवल में ही रहते हैं, यानी जहां पर हम सांस लेते हैं और हमारे फेफड़े में ये जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स के लिए आज के डेट में जो आर्टिफिशियल डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे द्वारा पैदा होते हैं, हमारे आपके द्वारा, जो कंस्ट्रक्शन वर्क से, स्मोक से, गाड़ियों के चलने से, तो जब गाड़ियां में जब फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो उसमें बहुत से कार्बन के और बाकी पार्टिकल्स निकलते हैं ऐसे धुआं के रूप में, और वो भी इस एटमॉस्फेयर में हवा में घुले रहते हैं और फिर वो हमारे सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाकर इकट्ठा हो जाते, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुतायत में मिलती हैं और इनका इतना इफेक्ट हमारे ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है। ठीक है, जिसको हमने देखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हमने पढ़ लिया। उस कंपोजिशन में हमने देखा कि कौन कौन सी गैसेज हैं। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, क्रिप्टन है, जेनन है, हाइड्रोजन है। और उसमें हमने देखा कौन सी जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ओजोन, फिर वाटर वेपर, और फिर डस्ट। ये सब जो है ये हमारे लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। तो उनका हमने एक असर छोटा सा देखा। अब आगे इनको और जहाँ जहाँ होगा वहाँ हम लोग बड़े रूप में और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। अब कंपोजिशन के बाद हम लोग चलते हैं किस पर, स्ट्रक्चर। ये जो एटमॉस्फेयर है इतनी चीज़ों से जो मिलकर बना है, ये किस शेप में है, किस रूप में है, उस चीज़ को अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अभी तक हमने देखा कि एटमॉस्फेयर वो एक ब्लैंकेट है जो अर्थ के चारों तरफ है। अब उस ब्लैंकेट में हमने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अब उस ब्लैंकेट का हम लोग शेप देखेंगे। जैसे क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप ठंड में कंबल ओढ़ते हो, तो कंबल जब ओढ़ते हो तो आप क्या देखते हो कि हाँ चलो आपको ठंड से बचने के लिए कंबल मिल गया, तो आपने कंबल ले लिया, अपने ऊपर ओढ़ लिया। ओढ़ने के बाद फिर आपने देखा अच्छा ये कंबल बना किससे, ऊन से बना है कि पॉलिस्टर से बना है कि किससे बना है, तो आपने वो चेक किया। अब आपने देखा कि हाँ इसमें ये चीज़ें बनी हैं। अब आप उसका स्ट्रक्चर कि ये बना कैसे है, इसमें कौन कौन से लेयर हैं, कहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है, वो चीज़ अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर।